हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होगा, सब लोग पढ़ रहे होंगे, बेहतर होगा। तो चलिएगा, आज इंग्लिश लिटरेचर की सेकेंड क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उम्मीद है साथियों फर्स्ट क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और आप धीरे धीरे अपने आप को फिर से जॉगिंग कर पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आने वाला है। और अगर आप देखें तो एनवीएस, केवीएस है। फिर इधर आप नेट की बात करें तो अक्टूबर में होने ही वाला है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि लिटरेचर के कॉमन से सिलेबस हैं, या कॉमन से जो राइटर्स या पोएट्स हैं जो सारे एग्ज़ाम्स में कॉमन ही हैं, उन सभी को लेकर के हम लोग चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड बिकम मिल्टन ब्लाइंड। यहाँ पर मिल्टन, जॉन मिल्टन की बात हो रही है। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें तो पहला क्वेश्चन हम सभी का है, व्हेन डिड बिकम मिल्टन ब्लाइंड। फर्स्ट ऑप्शन 1654 एट द एज ऑफ 46 ईयर। 1652 सेकेंड ऑप्शन है, और थर्ड है 1650, फोर्थ है 1648। तो आप जान रहे हैं 1652 को एट द एज ऑफ 44 को इनका जो है ब्लाइंड डेट है, ये ब्लाइंड हो गए थे। और ऐसा माना जाता है ग्लूकोमा एक बीमारी जो कि काला मोतिया थी, इनको ये प्रॉब्लम हो गई थी और आई साइट इनकी चली गई थी, जिसकी इन्होंने चर्चा ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट में की है, जिसका पहला लाइन है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड। ठीक है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड। अगर हम बात करें इसके स्टाइल की, तो ये हम सभी को मिल्टन की स्टाइल यानी मिल्टॉनिक सोनेट, इसको इटालियन सोनेट भी हम लोग कह सकते हैं। ये एक सोनेट है, इसका इटालियन सोनेट और मिल्टॉनिक सोनेट इसको नाम दिया गया है। ठीक है, इटालियन सोनेट क्या होता है, ऑक्टेव और सेस्टेट की 14 लाइन के कॉम्बिनेशन होते हैं। आई होप आपने आंसर गेन किया होगा इनके। अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो 1608 को इनका जन्म होता है और 1674 को इनकी मृत्यु होती है, ये इनका डेट है। तो आप इसको, और ये प्यूरिटन पोएट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बाइबल बेस्ड बहुत सारी चीज़ें लिखी है, और इन्होंने खुद ही ये लिखा है कि मेरे अंधेपन का कारण था मेरी स्टडी, क्योंकि इन्होंने 12 बजे रात से पहले कभी मेरा लैंप नहीं बुझा, ऐसे स्टेटमेंट से इस बात की पुष्टि की है। ठीक है, और आप देख पाते होंगे एरोपैजिटिका वगैरह है, पैराडाइज लॉस्ट है, तमाम चीज़ें, ये सब चीज़ें सैमसंग एगोनिस्ट इनकी कुछ रचनाएं हैं। एल एलेगिरो, आयन, पेंसेरिसो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सैमसंग एगोनिस्ट इज ए ट्रेजेडी बेस्ड ऑन। तो 3 ऐसे ट्रेजिक राइटर माने गए हैं ग्रीक में, जो कि कौन थे, एसिचिलस थे। इसको आप नोट करें, ये इंपॉर्टेंट है, एसिचिलस। ठीक है, एसिचिलस हो गए और सोफोकिल्स हो गए। ठीक है, सोफोकिल्स ये हो गए, और इरूपिडस। ठीक है, इरूपिडस। ठीक है, ये जो है 3 ऐसे ग्रीक ट्रेजिक राइटर हैं जिनके माना जाता है, जिन्होंने ग्रीक भाषा में ट्रेजेडी मॉडल को आविष्कार किया था। तो मिल्टन का जो सैमसंग एगोनिस्ट है, ये ग्रीक मॉडल पर ही आधारित है। 1671 में ये लिखा गया था। इसमें ऐसा माना जाता है कि जो सैमसंग एगोनिस्ट ब्लाइंड होता है अपनी पत्नी डेलीला के धोखा की वजह से, वो धोखा से उसका राज जान करके और अपने फिलीपींस साथियों को बता देती है और वो उसको अंधा कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें सोफोकिल्स मॉडल पर आधारित ग्रीक ट्रेजेडी है। और आप देखते हैं बाद में सैमसंग अपना जो है वो पिलर तोड़ करके बदला ले लेता है। तो अपना आंसर मिल गया, दांते के मॉडल पर आधारित नहीं है। दांते का डिवाइन कॉमेडी बार बार पूछता है, होमर का और वर्जिल का ये सब ऐसा कुछ नहीं है, नन ऑफ द एबव भी नहीं होगा। आंसर सेकेंड अपना करेक्ट आंसर होगा, बी आंसर ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड की तरफ चलते हैं, हु रोट नेसेसिटी ऑफ अथेइज्म। देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके डेट की बात करें तो 1811 में ये पीबी शैली ने लिखा था। ठीक है, पीबी शैली ने लिखा था, और किसके साथ लिखा था, हॉग की साथ लिखा था, HOGG, हॉग। ये इनके एक साथी थे
जिसको इन्होंने लिखा था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ध्यान रखेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने जो है इसकी चर्चा की लिखी थी। इसकी वजह से इनको एक्सपेल कर दिया गया था। ये सारे फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इनको एक्सपेल कर दिया गया था, किसके द्वारा एक्सपेल किया गया था? तो डीन जॉर्ज राले के द्वारा इनको एक्सपेल कर दिया गया था, क्योंकि उस समय की जनता तैयार नहीं थी नास्तिकतावाद को स्वीकार करने के लिए, और ये कहते हैं कि नास्तिकतावाद की बहुत ज़रूरत है। पीबी शैली इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। रिवोल्यूशनरी पोएट के नाम से जाने जाते हैं, क्रांतिकारी विचारधारा है, ठीक है। तो ऑस्कर वाइल्ड जो कि आप जानते हैं एस्थेटिक मूवमेंट की वजह से जाने जाते हैं, मॉडर्निस्ट हैं। लॉर्ड बायरन हैं, लॉर्ड बायरन रोमांटिक माने जाते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो हैं, ये कि एलिजाबेथन प्लेराइट हैं, विलियम शेक्सपियर के कंटेम्पोरेरी हैं, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ आया होगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। शैलीज एडोनाइज इज अ व्हाट इज? ऑप्शन 1 इज, फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे ट्रेजेडी, सेकंड एपिक पोयम, थर्ड देखिए पैस्टोरल एलिजी, और फोर्थ है ब्लैंक वर्स। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये शैली ने लिखा था जॉन कीट्स की डेथ पर। आप देख लीजिएगा जॉन कीट्स की डेथ पर। जॉन कीट्स की डेथ 15 ईयर 4 मंथ्स पर हो गई थी, और किसकी वजह से हुई थी? तो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हुई थी, जिसको कंजम्पशन भी कहा जाता है। आज के ज़माने में टीवी इसको कह देते हैं, क्षय रोग कह देते हैं, जिस वजह से शैली ने एडोनाइस को कीट्स की डेथ पर लिखा था। तो पैस्टोरल एलिजी है, इसको नोट डाउन करते रहेंगे। और ये चूंकि पैस्टोरल एलिजी क्या होती है, यहाँ पर एक शेफर्ड तो ये अपना आंसर शैली का एडोनाइस इन्होंने 1821 में, अगर डेट पूछे तो भी हो जाएगा, एट द एज ऑफ कह सकते हैं 26 ईयर भी एग्जाम में पूछता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विच हिस्टोरिकल एज टेनिसन बिलोंग टू? वी आर टॉकिंग अबाउट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये कौन थे? तो ये आप देख पा रहे हैं, ये विक्टोरियन एज के, ठीक है, विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट माने जाते हैं। ये 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट है। विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट की बात करें तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, और अगर विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव नॉवलिस्ट की बात करें तो चार्ल्स डिकेंस हैं, ठीक है ना। दीज 2 फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ल्स डिकेंस, ठीक है, इनको माना जाता है रिप्रेजेंटेटिव नॉवलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एज। और अगर विक्टोरियन एज की बात करें तो विक्टोरियन एज का टाइम ड्यूरेशन है 1837 टू 1901। क्वीन विक्टोरिया इस समय रानी थी, और उसके पहले ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है 1832 में रिफॉर्म एक्ट आया था, जिसमें इन्होंने कुछ मजदूरों के लेकर के और कुछ इंडस्ट्रियल पॉइंट को लेकर के सुधार लाया था। तो विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट की बात करें टेनिसन है। दूसरा फैक्ट और एक इम्पॉर्टेंट आप जान लें, 1850 में आफ्टर डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इनको पोएट लॉरिएट बनाया गया था। 1892 तक यानी 1892 तक इनको पोएट लॉरिएट की पदवी मिली रही टिल हिज डेथ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हु इज कॉल्ड द एसेइस्ट फॉर एक्सीलेंस? एसेइस्ट फॉर एक्सीलेंट की बात करते हैं तो ये हमारे हो जाएंगे चार्ल्स लैम्ब, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी फ्रांसिस बेकन को कंप्लीट करेंगे, फ्रांसिस बेकन को आंसर करना चाहेंगे, बट फ्रांसिस बेकन को उनके अफोरिस्टिक स्टाइल के लिए जाना जाता है, ठीक है, अफोरिस्टिक स्टाइल के लिए जाना जाता है, एपिग्रामेटिक स्टाइल के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये होता क्या है, जैसे अपने इंडिया में बिहारी हैं गागर में सागर, वैसे अफोरिस्टिक स्टाइल में भी होता है कि कम शब्दों में बड़ी बात कह देना, प्रभावात्मक स्टेटमेंट दे देना, जैसा इन्होंने कहा ही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और ये फिलोसोफर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, ऑथर भी थे, है ना, बहुत सारे फैक्ट्स इनके साथ जुड़ जाते हैं। बट इनको जो है यहाँ पर
एसेइस्ट फॉर एक्सीलेंस नहीं होंगे, ये एसेइस्ट फॉर एक्सीलेंस चार्ल्स लैम्ब को माना जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश एसे की बात करें तो फ्रांसिस बेकन है। फादर ऑफ इंग्लिश एसे की बात करें तो फ्रांसिस बेकन है। और अगर प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे की बात करें तो चार्ल्स लैम्ब हैं, इसको भी नोट करते चलें, चार्ल्स लैम्ब हो गए। और अगर फादर ऑफ एसे की बात करें तो हम सभी के हो जाएंगे मॉन्टेग्ने, ठीक है, जिनके आधार पर फ्रांसिस बेकन ने अपने एस्से को आधार दिया, ठीक ना। तो ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट थे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विच नॉवेल ऑफ डिकेंस इज कॉल्ड द मोस्ट वर्थलेस। चार्ल्स डिकेंस रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज, ये है द चाइल्ड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। इनको माना जाता है कि ये क्या करते थे, विक्टोरियन एज के आईना को दिखाते थे। विक्टोरियन एज में जो जो भी प्रॉब्लम होती थी, अपने नावल लिटिल डोरिट, ओल्ड है ना, ये आपका ओलिवर ट्विस्ट, हार्ड टाइम, ब्लीक हाउस और बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं जिसके वजह से ये फेमस हैं। अगर इनके ड्यूरेशन की बात करें तो 1812 से लेकर के 1870 इसका इनका लाइफ स्पैन है। यहाँ पर इन्होंने विक्टोरियन एज के जो है आईना को दिखाया है, काम किया है इन्होंने। तो यहाँ पर देखिए, अगर इनकी बायोग्राफी की बात करें तो डेविड कॉपरफील्ड एक इनकी रचना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। डेविड कॉपरफील्ड, ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल माना जाता है, ठीक ना। तो अपना आंसर मिल ही गया। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चाइल्ड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। इन्होंने खुद ही कहा है ये मेरा सबसे बेकार नॉवेल है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, थॉमस हार्डी इज कॉल्ड। थॉमस हार्डी को बुलाया जाता है क्लासिकल नॉवलिस्ट के नाम से, आइडियल नॉवलिस्ट के नाम से, रीजनल नॉवलिस्ट के नाम से। तो वेसेक्स, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। वेसेक्स नाम का एक टाउन है जो फिक्शनल टाउन है। जैसे अपने आर के नारायण मालगुडी डेज की वजह से, मालगुडी टाउन की वजह से जाने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से रीजनल नॉवलिस्ट में ये वेसेक्स नाम का एक स्थान है जहाँ पर थॉमस हार्डी अपने नावल की सेटिंग देते हैं। थॉमस हार्डी के लिए और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर आप जानना चाहें तो आप देख पा रहे हैं कि इनको टेस ऑफ द डी अर्बरफील्ड एक रचना है और एक ज्यूड द ऑब्सक्योर है जो कि लास्ट क्लास में भी आपको मिला था। इन दोनों की में इन्होंने सेक्सुअल रिलेशनशिप को बहुत क्लियरली बात किया है कि किस प्रकार से जो है किस ज्यूड द ऑब्सक्योर और शिव होता है, शिव होती है उसके साथ, और टेस के साथ कैसा धोखा होता है, सारो उसका जो इलिजिटिमेट चाइल्ड होता है। इस वजह से इनको 30 वर्ष तक, इस फैक्ट को एग्जाम में पूछा गया इसलिए यहाँ मैं मेंशन कर रही हूँ, 30 ईयर्स तक इन्होंने नावल को लिखना ही बंद कर दिया। यानी कि ये 2 रचनाएं लिखने के बाद ये शॉर्ट स्टोरी लिखते रहे और पोयम लिखते रहे, बट इन्होंने दोबारा नावल नहीं लिखा क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म को जो है फेस करना पड़ा था, क्योंकि उस समय इंग्लैंड की जनता या विक्टोरियन सोसाइटी इतना ओपनली बात करने के लिए तैयार नहीं थी। और इनको लास्ट ग्रेट विक्टोरियन नॉवलिस्ट और लास्ट ग्रेट विक्टोरियन पोएट के नाम से जाना जाता है। ऑर्डर ऑफ मेरिट की बात करें तो ऑर्डर ऑफ मेरिट इनको 1910 ईस्वी में मिली थी। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हु कॉल्ड 18th century an age of prose and reason? फर्स्ट ऑप्शन T.S. Eliot, सेकेंड वन इज J.C. रैनसम। यहाँ पे रैंडम लिखा गया है तो रैनसम यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, थर्ड ऑप्शन मैथ्यू अर्नोल्ड और एस.टी. कॉलरिज। तो T.S. एलियट मॉडर्निस्ट हैं, J.C. रैनसम मॉडर्निस्ट हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड विक्टोरियन पोएट हैं, एस.टी. कॉलरिज रोमांटिक पोएट हैं। यहाँ पर मैथ्यू अर्नोल्ड ने 18वीं शताब्दी को एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया हुआ है, आप भी इसको ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। द डांस ऑफ यूनक हैज़ रिटन बाई, सभी को पता है, बहुत पॉपुलर पोयम है कमला दास का। कमला दास का ये पोयम डांस ऑफ द यूनक है जो कि इन्होंने लिखा है
बीनीथ द गुलमुहर ट्री के नीचे ये इन्होंने दर्शाया है कि डांस ऑफ यूनक में यूनक लोग डांस करते हैं गुलमुहर ट्री के नीचे। और डार्क आइज फ्लैशिंग इन्होंने मतलब इनको कहा है, और एंकलेट वगैरह जिंजलिंग एंकलेट का प्रयोग किया है इनके लिए। और इन्होंने इस कहा है कमला दास ने कि ये डांस तो करते हैं, ऊपर से खुश तो रहते हैं, लेकिन ये मेलांकलिक सॉन्ग गाते हैं। इसको एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। मेलांकलिक सॉन्ग गाते हैं, इसका मीन्स ये बाहर से खुश दिखाई दे रहे हैं लेकिन अंदर से बहुत अकेला फील करते हैं, और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर इनके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं रखता, ठीक है। तो ये सारी बातों की चर्चा कमला दास ने की है। और इनका अगर मृत्यु की बात करें 2009 में इनकी मृत्यु हुई थी। उसके 10 ईयर पहले 1999 में इन्होंने 65 एज की उम्र में इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। बाद में इनको पश्चाताप भी हुआ और इन्होंने कहा कि किसी को अपना धर्म नहीं परिवर्तित करना चाहिए, इस तरीके से इन्होंने। और इनका नाम कमला सुरैया रखा गया। जब इन्होंने अपने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया अपना धर्म छोड़ करके, तो कमला सुरैया अपना नाम रखा। और वैसे इनका पेन नेम की बात करें, रियल नेम की बात करें, तो माधवी कुट्टी इनको कहा जाता था, ठीक है। माधवी कुट्टी, कई लोग, ठीक है, कुट्टी आप इसको जो भी पढ़ें, माधवी कुट्टी, तो इनका पेन नेम है। तो आपका डांस ऑफ द यूनक की राइटर कौन है? कमला दास। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट थे, दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। द अदर टाइटल ऑफ किड्स इसाबेला इज। किड्स का इसाबेला फर्स्ट ऑप्शन है आपको पॉट ऑफ द वाटर, सेकेंड है पॉट ऑफ बेसिल, थर्ड है पोयम टू कॉलेज, और फोर्थ है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। इस अगर ध्यान दें आप तो देखिए, पॉट ऑफ वाटर नहीं है, पॉट ऑफ बेसिल इसका करेक्ट आंसर है। पोयम टू कॉलरीज और ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, ये दोनों लिरिकल बैलेट को विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड प्रिल्यूड के लिए कहा गया है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड की बात करें तो ये प्रिल्यूड के लिए कहा गया है। बाद में प्रिल्यूड की को नाम 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ की मृत्यु के बाद नाम दिया गया। पोयम टू कॉलरीज इन्होंने कहा है, ये भी प्रिल्यूड को ही कहा है, तो यहाँ पर पॉट ऑफ द बेसिल हो जाएगा करेक्ट। और पॉट ऑफ द बेसिल कहे किस पर आधारित है? तो बोकाशियो के, ठीक है, बोकाशियो के डेकामोरान पर आधारित ये रचना है, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान लीजिएगा, बोकाशियो का डेकामोरान, और फोर्थ पार्ट के फिफ्थ से ये बेस्ड है, ठीक है। पार्ट ऑफ इसमें लोरेंजो और इसाबेला नाम की दो किरदार हैं जिसके प्रेम कहानी का वर्णन है, और इसाबेला लड़की है, लोरेंजो लड़का है। बेसिल मीन्स होता है तुलसी का पौधा, ठीक है। ये सारी आपको अंदर से क्वेश्चन जानने को मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस अब किसी भी प्रकार से बना सकता है, आपका कॉन्सेप्ट कंफर्म होना चाहिए। इसमें बेसिल का एक पौधा लगा दिया जाता है और उसी गमले में वो लोरेंजो का सर रख दिया जाता है, उसके ऊपर मिट्टी, और इसाबेला रोज उसको देख देख करके रोती है और अपने आंसुओं से उस तुलसी के पौधे को पानी देती है। इस तरह के फैक्ट इसमें दिखाया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। द स्टोरी ऑफ इसाबेला इज टेकन फ्रॉम, अभी आपको बताया गया बोकाशियो का डेकामोरान। होमर के इलियड से नहीं है, वर्जिल के एनाइड से नहीं है, दांते के इन्फेर्नो से भी नहीं है, बोकाशियो के डेकामोरान से लिया गया है, तो फोर्थ के फिफ्थ से। इस तरीके से एग्जाम में आया हुआ फैक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। द बैकग्राउंड ऑफ नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज, तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन निजिम इजेकिल का, ठीक है ना, निजिम इजेकिल का एक जो है पोयम है, ये रूरल सीन। अगर आप ऑप्शन की बात करें मॉडर्न, रूरल, अर्बन, तो निजिम इजेकिल यहाँ पर रूरल यानी ग्रामीण परिप्रेक्ष्य को दिखाए हैं। इसमें मदर होती है जिसको एक बिच्छू स्टंग कर देता है, और वो 20 आवर्स तक उसके जो है 20 आवर्स तक उसके विष से परेशान रहती है, बेहोश रहती है। गांव वाले आते हैं, ये सारी चर्चा उनके इस नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोयम में की गई है। झाड़ फूंक किया जाता है, और फिर जो है अंत में जो मदर होती हैं उनके हस्बैंड यानी राइटर के पिता, ऐसा माना जाता है, बाद में केरोसिन के आयल से पैर के अंगूठे में टो में आग लगा देते हैं। ये सारे फैक्ट हैं, चूँकि अंदर से क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ।
ये सारा एग्जाम में आया हुआ है। ग्रामीण लोग दिखाते हैं कि जैसे जैसे बिच्छू रेंगेगा वैसे वैसे माता के शरीर में विष भी फैलेगा, इसलिए ढूंढ के उसको मार दो, लेकिन उसको पाते नहीं हैं। फिर इन फैक्ट पे उतर जाते हैं कि कर्मों का जो है फल है, तमाम बातें इसमें दिखाई गई हैं। तो आप इसको एग्ज़ाम में जाने से पहले ध्यान से पढ़ के जाएं, क्योंकि कुछ पॉपुलर पोएम्स ही हैं राइटर के जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटन बाई पी.बी. शैली। तो देखिए, वेस्ट विंड लिखा गया है, स्काईलार्क लिखा गया है, क्लाउड लिखा गया है, नाइटिंगेल कीट्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ओड टू नाइटिंगेल कीट्स के द्वारा लिखा गया है। 1890 में इन्होंने कुछ ओड्स लिखे थे, ओड टू साइकी, ओड टू मिलांकली, ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, इसके बाद ओड टू ऑटम, ये सब जो है, और उसमें ओड टू नाइटिंगेल भी कीट्स ने लिखा था। तो बाकी तीनों शैली का है और ओड टू नाइटिंगेल जॉन कीट्स का है। 1821 में इनकी डेथ होती है ना, और 1795 में इनका बर्थ होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में अगर हम देखें तो व्हेन सारो कम्स दे कम नॉट सिंगल स्पीसीज बट इन बटालियंस, ये कौन कहता है? तो ये हेमलेट की लाइन है। हेमलेट में सारे कैरेक्टर हैं। गर्ट्यू भी हेमलेट की मदर है, पोलोनियस भी ओफिलिया का फादर है, और जो है राज दरबार का एक अच्छा योद्धा मंत्री कह सकते हैं। और हेमलेट जो है प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, प्रिंस ऑफ डेनमार्क है हेमलेट। और क्लॉडियस की बात करें तो क्लॉडियस ही ये लाइन कहता है कि जब दुख आता है तो दुख अकेले नहीं आता है, दुख कैसे आता है, पूरे झुंड के साथ आता है। और आप देखते हैं ये क्वेश्चन बनता है कितनी मृत्यु होती है, तो 8 मौतें होती हैं। कौन कौन सी? अगर पहले मौत की बात करें तो सबसे पहले पोलोनियस की मृत्यु होती है, जिसको हेमलेट अपनी माँ से बात कर रहा होता है और वो छिप के आता है जासूसी करने, और हेमलेट को लगता है कि क्लॉडियस है, वो मार देता है। तो पहली मृत्यु पोलोनियस की होती है। फिर अगर दूसरी मृत्यु की बात करें, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें रोजनक्रेंटेज है, गिल्डेस्टर्न है, हेमलेट की माँ है, और आप देखते हैं लार्टीज है, ओफिलिया का भाई है, ओफिलिया है, ये सारे कैरेक्टर मर जाते हैं। अंत में सबसे लास्ट मृत्यु की बात करें तो हेमलेट की मृत्यु सबसे अंत में होती है। और हेमलेट जो है होरेशियो से कहता है कि तुम रहना और तुम बताना कि कैसे मैंने मेरे पिता की मौत का बदला लिया। बाद में उसका शाही अंदाज के साथ अंतिम संस्कार फर्टिनब्रास करता है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये लाइन क्लॉडियस की है, चूँकि ये विलियम शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडी है। HOKM ये एक ट्रिक है, आप ध्यान रखिएगा। हेमलेट H से, ओथेलो O से, किंग लियर K से, M से मैकबेथ। तो इस तरीके से ये ट्रिक बच्चों आपको कहीं भी मिल जाएगा, ये बहुत आसान सा है, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में आता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हु सेड आई अवोक वन मॉर्निंग एंड आई फाउंड माई सेल्फ फेमस, ये लॉर्ड बायरन का है। ठीक है, अगर लॉर्ड बायरन के लाइफ स्पैन की बात करें तो लॉर्ड बायरन का जन्म 22 जनवरी 1788 को हुआ था। अगर मृत्यु की बात करें तो 19 अप्रैल 1824 को इनका मृत्यु होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये भी शैली के ही और कीट्स के ही समकालीन थे। 1824 में देखिएगा, शैली की मृत्यु की बात करें तो 1822 में हो गया है। ठीक है, और अगर कीट्स की बात करें तो 1 वर्ष पहले 21 में ही हो गया है। लॉर्ड बायरन की बात करें तो 2 वर्ष बाद 24 में हुआ। तो ये सब कंटेम्पोरेरी हैं। लॉर्ड बायरन, पी.बी. शैली, जॉन मिल्टन ये कंटेम्परेरी हैं। सॉरी, जॉन मिल्टन नहीं, जॉन मिल्टन तो वर्ड्सवर्थ के समकालीन नहीं है, ये जैकोबियन एज के प्लेराइट माने जाते हैं। जॉन कीट्स को अगर आप बात करें, जॉन कीट्स की, तो ये समकालीन है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ को रोमांटिक पोएट माना जाता है, ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ, पी.बी. शैली और जॉन लॉर्ड बायरन, ये तीनों लोग रोमांटिक हैं। जॉन मिल्टन एलिजाबेथन और जैकोबियन प्लेराइट हैं। इनके समय में 3 पोएट फेमस थे, MCP, आप ऐसे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जॉन मिल्टन की बात हो रही है। जॉन मिल्टन के समय में 3 प्रकार के कवि थे। मेटाफिजिकल पोएट, जिनको जो अपने मतलब प्रेम का इजहार करने के लिए या चीज़ों को व्यक्त करने के लिए मेटाफिजिकल कंसीट यानी फार फेच्ड इमेज का यूज़ करते थे।
फार फेच्ड इमेज, ठीक है, मतलब किसी की किसी और की तुलना, जैसे जॉन डन की अगर हम बात करते हैं तो डन को जो है मेटाफिजिक्स के लिए डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा है, इन्होंने कहा है मुझे मिलने नहीं दोगे मेरी प्रेमिका से तो मैं कीड़े के पेट में मिलूंगा, ठीक है। और हम दोनों ये सनराइजिंग में देखिए सूर्य को डांटते हैं, तो ये मेटाफिजिकल कंसीट के लिए जॉन डन को माना जाता है, कहते हैं ना लेट मी लव, इस तरीके से। और आपका अगर सी की बात करें तो सी कैवेलियर पोएट है, ठीक है, कैवेलियर पोएट। इनको सन ऑफ बेन भी कहा जाता है, जो राजा का सपोर्ट करते थे, यानी कि जब किंग चार्ल्स फर्स्ट को बिहेड किया जा रहा था तो ये लोग राजा के सपोर्ट में खड़े थे, इनको कैवेलियर पोएट कहा गया। और जो लोग राजा के सपोर्ट में नहीं खड़े थे, पार्लियामेंट के सपोर्ट में खड़े थे, तो पी फॉर प्यूरिटन आप दिमाग में रख सकते हैं और पी फॉर पार्लियामेंट दिमाग में रख सकते हैं, जिसमें जॉन मिल्टन को भी माना जाता है। इस तरीके से आपको ओलिवर क्रॉमवेल के सपोर्ट में जो थे उनको प्यूरिटन कहा गया। तो आई होप आपने आंसर ढूंढ लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। व्हेन वॉज जॉनसन्स डिक्शनरी पब्लिश्ड, तो इसको ध्यान रखिएगा, 15 अप्रैल 1755 को इनका जन्म माना जाता है, सॉरी डिक्शनरी पब्लिश्ड माना जाता है। और इनको फर्स्ट लेक्सिकोग्राफर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर माना जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट लेक्सिकोग्राफर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी पहली बार इंग्लिश की अगर डिक्शनरी की बात करें तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, जिनको डॉक्टर जॉनसन भी कहा जाता है, 15 अप्रैल 1755 को पब्लिश की। और इन्होंने लाइफ ऑफ पोएट्स की रचना को भी की, जिसमें इन्होंने पहली बार 52 पोएट्स की जीवनी डाली। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा, इसमें जो है इन्होंने ही मेटाफिजिकल वर्ड का पहली बार यूज़ किया। ये सारे फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ, आप ध्यान से सुनते हुए नोट करते चलें, ताकि आपको भी बहुत सारे फैक्ट्स की जानकारी हो जाए, और यदि जानकारी है तो रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने अब्राहम काउले की जीवनी लिखते वक्त मेटाफिजिकल को यूज़ किया है, ठीक है। अगर कहा जाए मेटाफिजिकल स्टाइल की बात करें, फिर से मेटाफिजिकल पे आ जाते हैं, तो मेटाफिजिकल की स्टाइल मेटाफिजिकल पोएट ने यूज़ की थी। लेकिन मेटाफिजिकल वर्ड की अगर हम बात करें तो मेटाफिजिकल वर्ड को पहली बार क्वाइन किसने किया, तो यहाँ पर आपको नोट डाउन करना होगा, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, ठीक है, इसको यूज़ किया पहली बार। फिर मेटाफिजिकल एस्से नाम से या मेटाफिजिकल पोएट्स के नाम से एस्से किसने लिखा, बहुत सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो टी.एस. इलियट ने लिखा मेटाफिजिकल एसेज, पोएट्स के नाम से एस्से, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुआ, तो पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुआ की बात करते हैं, तो पैराडाइज लॉस्ट आपका 1667 में पहली बार पब्लिश हुआ, दूसरी बार 74 में पब्लिश हुआ, और लिखा कब गया तो इसको नोट करते चलें, 1658 में इसको शुरू किया मिल्टन ने। अंधे होने के बाद आप सोच सकते हैं कितना बड़ा अचीवमेंट था उस समय का, 1658 में इसको लिखना शुरू किया, 1665 में कंप्लीट किया, 1667 में पहली बार इन्होंने 10 बुक्स को पब्लिश किया, इसको भी नोट करें। इसके बाद इन्होंने जब सेकेंड इसका एडिशन लाया, सेकेंड बार टाइम पब्लिकेशन, तो 1674 में 12 बुक्स को लाया, क्योंकि इपिक पोयम को लिखने के लिए इसको ध्यान रखना होगा कि 12 बुक्स कम से कम होनी चाहिए, तो इसको भी नोट करें। 7th पोयम और 9th पोयम को इन्होंने बड़ा किया, और सबसे शॉर्टेस्ट की बात करें तो 7th है, और लॉन्गेस्ट की बात करें तो 9th है। और आपका इन्होंने 7वीं 9वीं किताब को बड़ा करके आप देख पाएंगे 12 बुक्स लाए 1674 में। तो यहाँ पर आपका 10 बुक्स की बात करें, टोटल बुक की बात करें, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं तो 12 हैं, लेकिन कहे पहले में कितने थे तो 10 थे, इसलिए अपना आंसर 1667 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। जॉन मिल्टन इज़ फेमस फॉर, तो अपने ग्रैंड स्टाइल के लिए फेमस हैं, ठीक है, ग्रैंड स्टाइल के लिए। और ये कहा कौन है, इसको भी ध्यान रखिए,
इनको कहा है ग्रैंड स्टाइल के लिए फेमस मैथ्यू अर्नोल्ड ने। ये भी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है कि ये अपने ग्रैंड स्टाइल की वजह से फेमस माने जाते हैं, ना कि नैरेटिव स्टाइल ड्रामेटिक मोनोलॉग की वजह से रॉबर्ट ब्राउनिंग को जाना जाता है। अफोरिस्टिक स्टाइल की वजह से अगर हम बात करें तो आपने देख रखा है कि फ्रांसिस बेकन को माना जाता है, ठीक है। फ्रांसिस बेकन अफोरिस्टिक स्टाइल की वजह से जाने जाते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग की वजह से रॉबर्ट ब्राउनिंग को जाना जाता है, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग को। और ग्रैंड स्टाइल की बात करें तो मिल्टन को। ओके, आई होप आपने सारे फैक्ट्स को समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, विलियम शेक्सपियर की एक अच्छी सी कॉमेडी जिसको एज यू लाइक इट नाम दिया गया, थॉमस लॉज, ठीक है। थॉमस लॉज जो कि यूनिवर्सिटी विट्स थे, इनके रोजा लिंडे एक रचना है, इसी के को सोर्स मान करके इन्होंने एज यू लाइक इट लिखा, जिसमें रोजालिंड नाम की एक हीरोइन है और यही जो है बाद में गेनीमेड का रूप बनाती है। तो रोजालिंड, सीलिया और लैंडो ये तीनों कैरेक्टर हैं। और अपने क्वेश्चन में पूछा गया विच वन इज नॉट, तो पोर्शिया नहीं है, तो आंसर पोर्शिया हो जाएगा। पोर्शिया किस किस में है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में, और जूलियस सीजर में ब्रूटस की वाइफ है, ठीक है। जूलियस सीजर में ब्रूटस की वाइफ होती है पोर्शिया, ठीक ना। तो आई होप आपको ये 20 क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। दोस्तों ऐसे ही बने रहिए, अप्रिशिएट करिए, जो भी फैक्ट्स आपको इम्पॉर्टेंट लगे नोट डाउन करते रहिए। ये सीरीज़ आपको कंटिन्यू देने का प्रयास किया जाएगा, मिलता रहेगा, और अच्छे से प्रयास करें। थैंक यू सो मच।